डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 6। सिंह कॉरपोरेशन। अस्पताल में प्रिया शर्मा और लता मिश्रा अपना गर्मा गर्म खाना खाते हुए आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाए। अजय शर्मा की मृत्यु और दादाजी शर्मा के वृद्धावस्था के कारण कमजोर हो जाने के बाद से उन दोनों ने इतना अच्छा भोजन नहीं खाया था। हालांकि वे शर्मा परिवार का हिस्सा थे, लेकिन वहां रहना नौकरों के साथ होने वाले व्यवहार से भी बदतर लगता था। स्वादिष्ट। प्रिया शर्मा ने अपने आंसू पोंछे और विक्रम सिंह की ओर देखा। हालांकि वे एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते थे, फिर भी वो उस आदमी पर भरोसा करने लगी थी। वो उसका अंकल था, उसका पति था। अगर स्वाद अच्छा हो तो ज्यादा खाओ, अगर ये काफी नहीं होगा तो मैं और खरीद लूंगा। भले ही मेरे पास ज्यादा रुपए ना हो, लेकिन मैं अब भी इसे खरीद सकता हूं, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ और बेटी को खुशी खुशी खाना खाते देख उसे भी खुशी हुई। शायद यही सबसे सरल प्रकार की खुशी थी। मुझे उन्हें अपने माता पिता से मिलवाने के लिए समय निकालना चाहिए, विक्रम सिंह ने सोचा। एक बदसूरत पत्नी को आखिरकार अपने ससुराल वालों से मिलना ही पड़ता है, और प्रिया शर्मा एक बेहद खूबसूरत दुल्हन थी। ये परिवार द्वारा सगाई तोड़ दिए जाने के कारण उनके माता पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, लेकिन अब वे काफी हद तक ठीक हो चुके थे। इन वर्षों में उन्होंने डॉक्टर अर्जुन को उनकी अच्छी देखभाल करने का जिम्मा सौंपा था। डॉक्टर अर्जुन के आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा कौशल के कारण स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। पत्नी और ससुराल वालों के बीच एक सुखद मुलाकात, ये सोचकर ही खुशी मिलती है। बेशक इसे धीरे धीरे करना होगा और इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। उसने अनुमान लगाया कि प्रिया शर्मा अभी भी अपने से काफी बड़े दामाद को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समय ही व्यक्ति के दिल की सच्चाई उजागर कर देता है। खाना खाने के बाद लता मिश्रा ने सफाई की और बाहर चली गई। अगर ये पहले हुआ होता तो वो निश्चित रूप से प्रिया शर्मा के साथ विक्रम सिंह के अकेले होने से सहज महसूस नहीं करती। लेकिन आज की घटनाओं के बाद उसने धीरे धीरे इस दामाद को स्वीकार कर लिया था, असहाय लेकिन साथ ही आशावान भी। अंकल जी, आपने आज अर्जुन शर्मा पर हमला किया। वो आदमी प्रतिशोधी है, वो आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप कुछ दिनों के लिए यहीं क्यों नहीं रुक जाते? डॉक्टर अर्जुन एक अच्छी इंसान लगती हैं, प्रिया शर्मा ने अचानक कहा। विक्रम सिंह हंसते हुए बोला, अगर उसने दोबारा आपको परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे पीट दूंगा। ना समझ। प्रिया शर्मा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। हालांकि विक्रम सिंह थोड़ा उतावला और कुछ हद तक मूर्ख था, लेकिन उसने वास्तव में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। अरे प्रिया शर्मा, तुम सचमुच इस अंकल के प्यार में नहीं पड़ सकती। मन ही मन ऐसा सोचते हुए प्रिया शर्मा ने अचानक अपने लाल और गर्म गालों को ढक लिया। अचानक इसी क्षण कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। लता मिश्रा हाथ में मोबाइल फोन लिए हुए अंदर आईं। वो कुछ हद तक स्तब्ध और परेशान लग रही थीं। माँ, क्या हुआ? प्रिया शर्मा ने पूछा। लता मिश्रा ने प्रिया शर्मा की ओर देखा, फिर विक्रम सिंह की ओर देखा और कहा, विक्रम सिंह, क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम हमेशा प्रिया शर्मा की रक्षा करोगे? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ, असल में हो क्या रहा है? विक्रम सिंह को लगा कि कुछ गड़बड़ है। प्रिया शर्मा ने भी असमंजस भरी नजरों से लता मिश्रा की ओर देखा। उसे लगा कि लता मिश्रा के शब्द अंतिम वसीयत की तरह लग रहे थे। ये कुछ नहीं है। लता मिश्रा ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में दिख रहे दुख को वो दबा नहीं पाई। इस महिला को जरूर किसी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। माँ, मैं अभी अभी अपनी बीमारी से ठीक हुआ हूँ। अगर हम शर्मा परिवार पर निर्भर ना भी हों, तब भी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अगर कुछ गलत हो तो कृपया मुझे बताएं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जीना नहीं छोड़ूंगा। प्रिया शर्मा ने लता मिश्रा के मन की बात समझ ली थी। इस धमकी के साथ लता मिश्रा के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो बैठ गई, आह भरी, और बोली, प्रिया, तुम बॉस चंद्र को जानती हो ना? वो हमेशा से ही आपकी माँ के प्रति दुर्भावना रखता आया है। जब आपके पिता जीवित थे तब उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आपके पिता के निधन के बाद से वो हमें बार बार परेशान कर रहा है। अभी अभी रोहन शर्मा ने मुझे फोन करके बॉस चंद्र का ऑर्डर हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने में मेरी मदद मांगी है। सौदा पूरा होने के बाद वो हमें माँ और बेटी को धन्यवाद के रूप में 10 लाख रुपए देगा। माँ, आप नहीं जा सकती, प्रिया शर्मा ने घबराकर कहा। बॉस चंद्र के मन में आपके बारे में लंबे समय से अशुद्ध विचार है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बेटी सचमुच जीना जारी नहीं रख पाएगी।
लेकिन वो 10 लाख रुपए है, उस 10 लाख रुपए से हमें शर्मा परिवार की चापलूसी नहीं करनी पड़ेगी। सच कहूं तो अगर मुझे उस बूढ़े आदमी की चिंता नहीं होती तो मैं बहुत पहले ही वहां से चला गया होता। इस 10 लाख रुपए से हम उस बूढ़े आदमी को साथ लेकर मिलकर रह सकते हैं। हमें शेयर्स की भी जरूरत नहीं है। अगर वे उन्हें चाहते हैं तो उन्हें ले लें ताकि कोई परेशानी ना हो। हमारा परिवार एक साधारण जीवन जी रहा है और काफी खुश है, लता मिश्रा ने कहा। लेकिन माँ, अगर आप उस बॉस चंद्र के सामने झुकने से इनकार कर दें तो क्या वो ऑर्डर पर हस्ताक्षर करेगा? प्रिया शर्मा को लगा कि उसका दिल सचमुच दर्द से भरा हुआ है। तुम्हारे भले के लिए अगर माँ को थोड़ी सी शर्मिंदगी झेलनी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने आपके दिवंगत पिता के साथ अन्याय किया है। लता मिश्रा को बॉस चंद्र को देखकर घृणा महसूस होती थी, लेकिन अपनी बेटी की खातिर वो खुद को कुर्बान करने को तैयार थी। इस घटना के बाद उसने अपने पति से माफी मांगने जाने के बारे में पहले ही सोच लिया था। विक्रम सिंह के होने से उसकी बेटी को अब और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। एक तरफ खड़े होकर विक्रम सिंह माँ और बेटी के बीच की बातचीत सुन रहा था और चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। ये रोहन शर्मा सचमुच एक अच्छा इंसान नहीं है और वो बॉस चंद्र भी किसी काम का नहीं है। विक्रम सिंह जानता था कि पटना में उसका स्तर रोहन शर्मा से काफी ऊंचा था। उनका कारोबार बहुत बड़ा था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उन्होंने मेरी सास को धमकाने की हिम्मत की तो वो सिंह कॉरपोरेशन को कंगाल बना देगा। माँ, आपको इतना बड़ा बलिदान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बॉस चंद्र को जानता हूँ। आप बस जाइए और ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। वास्तव में क्या तुमने उसकी जान फिर से बचाई है? लता मिश्रा ने पूछा। विक्रम सिंह ने शर्मिंदा मुस्कान से कहा, नहीं, मेरा एक पीने का साथी है, वो बॉस चंद्र का साला है। बॉस चंद्र की पत्नी अपने उग्र स्वभाव के लिए मशहूर है। अगर वो गुस्सा हो गई तो क्या आपको लगता है कि बॉस चंद्र आपको छूने की हिम्मत करेगा? आपका नेटवर्क वास्तव में बहुत व्यापक है, लता मिश्रा ने कुछ संशय के साथ कहा। ये महिला निश्चित रूप से बुद्धिमान थी, अन्यथा वे पास्ट में पटना की सबसे मजबूत महिला उद्यमी के रूप में जानी जाती थी। ये उल्लेख करना उचित होगा कि प्रिया शर्मा के जन्म से पहले वे शर्मा कॉरपोरेशन की महाप्रबंधक थीं। उनकी क्षमताओं के कारण उनके इस्तीफे के बाद रोहन शर्मा ने महाप्रबंधक का पदभार संभाला। विक्रम सिंह मुस्कुराया और कुछ गलत कहने से बचने के लिए उसने और कुछ नहीं कहा। फिर विक्रम सिंह वहां से निकलकर डॉक्टर अर्जुन के कार्यालय में गया। भाई साहब, वो लड़की वही है जिसके बारे में आप सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं? वही जिसने आपके लिए गोली खाई, है ना? डॉक्टर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अभी मेरी पहचान उनके सामने जाहिर मत करो। एक बार मेरी पहचान उजागर हो जाने पर हालात बिगड़ जाएंगे। वैसे अंजलि को फोन करो और उससे कहो कि वो सिंह इंडस्ट्रियल कंपनी को खरीद ले। मिस अंजलि मेरी बात नहीं सुन रही हैं। आप खुद ही उन्हें फोन क्यों नहीं कर लेते? डॉक्टर अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन क्या सिंह इंडस्ट्रियल के बॉस ने आपको नाराज किया है? उन्होंने मेरी सास का अपमान किया। बकवास करना बंद करो और अभी अंजलि को फोन करो। मैं जा रहा हूं। विक्रम सिंह उठा और चला गया। डॉक्टर अर्जुन केवल कड़वी मुस्कान के साथ अपना मोबाइल फोन उठाकर सिंह कॉरपोरेशन का नंबर डायल कर सका। विक्रम सिंह के समूह सिंह कॉरपोरेशन ने पिछले 10 वर्षों में चमत्कारिक रूप से एक विशाल बहुराष्ट्रीय समूह के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। इसका कारोबार विश्व भर के सैकड़ों देशों में फैला हुआ था। ये कहा जा सकता है कि जहां भी लोग थे वहां सिंह कॉरपोरेशन का कारोबार था। अध्याय 7, दिवालिया बॉस चंद्र। लता मिश्रा, बाद में भोज में बॉस चंद्र का अच्छे से ख्याल रखना। अगर आप इस सौदे में सफल होते हैं तो 10 लाख रुपए तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, अन्यथा आपको इसका पछतावा होगा। अकड़ से भरे अर्जुन शर्मा ने एक होटल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वीआईपी के लिए निजी कमरा पहले ही बुक कर लिया गया था। उसने अपने बगल में बैठी लता मिश्रा की ओर देखा और चिल्लाया। ये सौदा एकदम सही था। लता मिश्रा के माध्यम से ये अनुबंध हासिल करने के बाद वो स्वाभाविक रूप से शर्मा कॉरपोरेशन के विपणन विभाग के प्रबंधक बन सकते थे। इसके अलावा वो इसका इस्तेमाल लता मिश्रा नाम की उस महिला पर हमला करने और उसे पूरी तरह बर्बाद करने के लिए कर सकता है। लता मिश्रा ने एक शब्द भी नहीं कहा। अर्जुन शर्मा के प्रति उसकी घृणा और गहरी होते चली गई। आखिरकार वे परिवार के सदस्य थे, फिर भी वो इतना क्रूर हो सकता था। वीआईपी कमरे में पहुंचने के बाद और थोड़ी देर इंतजार के बाद बॉस चंद्र आ गए। लता मिश्रा को देखकर बॉस चंद्र की आंखें मानो हरी चमक उठीं। उन्होंने लता मिश्रा का हाथ पकड़कर कहा, राष्ट्रपति लता मिश्रा, आप सचमुच मुझे पागल कर देते हैं। अर्जुन शर्मा, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते? हमें परेशान मत करो। बॉस चंद्र, थोड़ा सम्मान दिखाइए। लता मिश्रा ने बॉस चंद्र से अपना हाथ झटक कर छुड़ा लिया। अर्जुन शर्मा ने लता मिश्रा को गुस्से से घूरते हुए शाप दिया, अरे वेश्या, तुम जानती हो ना कि तुम आज यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे शर्मा परिवार के 10 लाख रुपए हासिल करना आसान है? बॉस चंद्र का अच्छे से ख्याल रखना, वरना अंत में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अजय शर्मा हमसे लड़ भी नहीं सका और तुम माँ और अनाथ सोचते हो कि तुम हमारा सामना कर सकते हो।
इतना कहकर उसने बॉस चंद्र की ओर मुड़कर कहा, मैं इसे यहां लेकर आया हूं, तो चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। चिंता मत करो, जब तक मैं आज खुश हूं, सिंह इंडस्ट्रियल भविष्य में शर्मा कॉरपोरेशन का दीर्घकालिक भागीदार बन जाएगा। हम सब मिलकर पैसा कमाते हैं। अच्छा, फिर आप लोग मजे कीजिए, मैं चलता हूं। अर्जुन शर्मा का चेहरा मुस्कान से खिल उठा, क्योंकि उसने सौदा पक्का करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर दिए थे और भविष्य में वे सिंह इंडस्ट्रियल के साथ दीर्घकालिक साझेदारी कर सकते हैं। यहां तक कि जब लता मिश्रा महाप्रबंधक थीं, तब भी उन्होंने ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की थी। वो सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वो और उसके पिता उन लोगों को मूर्ख साबित करने वाले थे जिन्होंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। वो मुड़ा और दरवाज़ा खोलने ही वाला था। अचानक दरवाज़ा खुल गया। कुछ सुरक्षा गार्ड होटल मैनेजर के साथ अंदर घुस आए। हमारा तेजस्विनी होटल एक वैध व्यवसाय है और हम किसी भी प्रकार की गंदगी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर कोई यहाँ कोई घिनौना काम करने की हिम्मत करे तो मुझे मेहमान नवाजी न करने के लिए दोष मत देना। जगदीश, तुम मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे करते हो? यद्यपि तेजस्विनी होटल पटना का सबसे बेहतरीन होटल है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे एक शब्द से ही इस समूह का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे होटल में नहीं आएगा? भाड़ में जाओ। बॉस चंद्र ने जगदीश के चेहरे की ओर इशारा करते हुए दहाड़ लगाई। अर्जुन शर्मा उत्सुकता से देख रहा था। बॉस चंद्र सचमुच दबंग था। अगर उसे ऐसा रुतबा और दौलत हासिल हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस पल का आनंद ले पाता, जगदीश ने हाथ हिलाया और सुरक्षा गार्डों ने बॉस चंद्र को उठाकर कमरे से बाहर फेंक दिया। बॉस चंद्र बुरी तरह जमीन पर गिर पड़े। उन्हें तारे नजर आने लगे। वो बेहद क्रोधित था और जमकर गालियां दे रहा था। जगदीश, बस तुम इंतजार करो। मैं अभी ये तुम्हारा घटिया होटल खरीद रहा हूं और सबसे पहले मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं, आप रुक सकते हैं, लेकिन केवल शौचालयों की सफाई के लिए। बॉस चंद्र जो ही बोलने वाले थे कि उन्होंने अपना फोन निकाल लिया। अचानक उसका साला होटल में आ गया और बॉस चंद्र पर चिल्लाते हुए बोला, जीजाजी, बुरी खबर है। बोर्ड ने आपको हटा दिया है। उन्होंने मुझे और मेरी बहन को भी नौकरी से निकाल दिया। मेरी बहन के साथ धोखा हुआ और उसके शेयर भी हड़प लिए गए। क्या? ये सुनकर बॉस चंद्र हक्का बक्का रह गया। आज हो क्या रहा था? वो बस एक महिला के साथ मौज मस्ती करना चाहता था और ये सब हो गया। पास में खड़ी लता मिश्रा भी स्तब्ध रह गईं। यहाँ क्या हो रहा है? सिंह इंडस्ट्रियल के चेयरमैन, जिसके पास कंपनी की 50% हिस्सेदारी थी, पल भर में सब कुछ खो बैठे। क्या ये काम विक्रम सिंह ने किया? लेकिन आखिर उसके पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? लता मिश्रा पूरी तरह अचंभित रह गईं। राष्ट्रपति लता मिश्रा, आपको जो सदमा लगा है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये हमारी गलती है कि हमने चीज़ों को ठीक से नहीं संभाला। आपके लिए बाहर एक कार का इंतजाम किया गया है जो आपको सीधे डॉक्टर अर्जुन अस्पताल वापस ले जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। लता मिश्रा ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। हालांकि वो कभी एक ताकतवर हस्ती हुआ करती थीं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। ये बहुत ही अव्यवस्थित था, हद से ज्यादा अराजक स्थिति। जीजाजी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? चलिए वापस जाकर पता लगाते हैं कि असल में हुआ क्या था। बॉस चंद्र भी घबराया हुआ था, लेकिन वो अपने छोटे साले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत था। वो जल्दी से होटल से निकला और जाने के लिए कार में बैठ गया। होटल में किसी तरह की परेशानी खड़ी करने के मूड में वो बिल्कुल नहीं था। बॉस चंद्र, साइन हो गए? अर्जुन शर्मा बॉस चंद्र का पीछा करना चाहता था, लेकिन जगदीश ने उसे रोका। सर, कृपया जाने से पहले निजी कमरे का शुल्क चुका दें। क्या भुगतान करूं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अर्जुन शर्मा दहाड़ा। क्या बिल से बचने की कोशिश कर रहे हो? जैसे ही कई सुरक्षा गार्डों ने अर्जुन शर्मा का रास्ता रोका, जगदीश का चेहरा भावहीन हो गया। अर्जुन शर्मा अचानक कांप उठा। अगर वे बॉस चंद्र को बाहर निकालने की हिम्मत कर सकते हैं तो उनकी तुलना में वो क्या है? उसने जल्दी से अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और 1 लाख रुपए का कमरे का किराया चुकाया और निराश होकर वहां से चला गया। लता मिश्रा को कार में विदा करने के बाद जगदीश ने अपना फोन निकाला और लिखा, दीदी अंजलि, काम पूरा हो गया है। लेकिन इस लता मिश्रा की ऐसी कौन सी पहचान है जो आपको मुझे फोन करने के लिए मजबूर करती है? फोन पर बात करते समय भी जगदीश अत्यंत सम्मानजनक ढंग से कमर झुकाए हुए थे। उनकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। बॉस की सास हैं, समझे? फोन के दूसरी तरफ अंजलि ने कहा। इस खुलासे ने जगदीश को चौंका दिया। बॉस इतने सालों से अविवाहित हैं, आप जैसी खूबसूरत महिला से भी प्रभावित नहीं हुए। किस तरह की महिला उन्हें पहली नज़र में प्यार में डाल सकती है? वो महिला जिसने उसके लिए गोली खाई, अंजलि ने जवाब दिया। बॉस के निजी मामलों के बारे में बस इतना ही काफ़ी है। भविष्य में अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें।
बॉस के निर्देश के बिना ही अब से लता मिश्रा और प्रिया शर्मा दोनों को बॉस के परिवार का हिस्सा माना जाएगा। जब भी संभव हो उनकी मदद करें, लेकिन कृपया इस बारे में सावधानी से काम लें, हम ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहते। बॉस अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। चिंता मत करो दीदी अंजलि, मैं समझ गई, जगदीश ने कहा। साथ ही कुछ समय के लिए सिंह इंडस्ट्रियल में भी जाइए। अब से आप सिंह इंडस्ट्रियल के अध्यक्ष होंगे। जहां तक तेजस्विनी होटल की बात है, चेतन यादव को सीधे इसका जिम्मा संभालने दें। वो कई वर्षों से उप प्रबंधक रहे हैं और उनके पास योग्यता और अनुभव दोनों है। अंजलि ने कहा। धन्यवाद दीदी अंजलि। तेजस्विनी होटल में प्रबंधक का पद निश्चित रूप से सिंह इंडस्ट्रियल के अध्यक्ष के पद से अतुलनीय है। जगदीश को पता था कि ये पदोन्नति है। मुझे धन्यवाद मत दीजिए, ये बॉस का फैसला है। बस उनकी दयालुता को याद रखना। अंजलि ने उदासीनता से कहा। बिल्कुल, लेकिन मुझे बॉस से मिलने का सौभाग्य कब मिलेगा? वो हमेशा से ही इतना मायावी रहा है। जगदीश ने अनजाने में कहा। जब आपसे मिलने का समय आएगा तब आप उनसे मिलेंगे। बस अपना काम अच्छे से करो, सिंह कॉरपोरेशन तुम्हें धोखा नहीं देगा। बॉस भी तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करेगा। अंजलि ने अपनी बात खत्म करते हुए फोन काट दिया। अध्याय 8 उपनिदेशक लता मिश्रा। जगदीश का मूड लंबे समय से अस्थिर था। रहस्यमय बॉस, जो कभी कभार ही दिखाई देने वाले अजगर की तरह मायावी था, पिछले 10 वर्षों से तेजस्विनी होटल में काम कर रहा था। लेकिन उसने कभी बॉस का असली चेहरा नहीं देखा था। लेकिन इससे बॉस के प्रति उनके आदर और प्रशंसा पर जरा भी असर नहीं पड़ा। बॉस चंद्रा, इस मूर्ख ने तो बॉस की सास से भी पंगा लेने की हिम्मत की। अब तो उसे यही मिलना चाहिए था। वो कंगाल हो गया। और शर्मा परिवार के वे मूर्ख सचमुच मौत को दावत दे रहे हैं। जगदीश ने अपना सिर हिलाया, चेतन यादव को बुलाया, कार्यभार सौंपने की व्यवस्था की और फिर सिंह इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए गाड़ी चला दी। दीदी अंजलि सिंह कॉरपोरेशन की मुख्य प्रबंधक हैं, जो सिंह कॉरपोरेशन के सभी मामलों की देखरेख करती हैं और उन कुछ लोगों में से एक हैं जिन्होंने वास्तव में बॉस को देखा है।
अध्याय 9 रोहन शर्मा और उसके पिता दोनों की पिटाई हुई। रोहन शर्मा लता मिश्रा का पक्ष लेने के लिए वहां नहीं था, वो झगड़ा करने के इरादे से वहां आया था। उसके लहजे में मौजूद घोर अनादर से ये बात स्पष्ट हो जाती थी। रोहन शर्मा के लिए लता मिश्रा का सिंह इंडस्ट्रियल का उपाध्यक्ष बनना केवल उसे संभालना आसान बना दिया था। जब तक वो कमज़ोर और बीमार प्रिया शर्मा का इस्तेमाल मोहरे के रूप में करता रहेगा, तब तक लता मिश्रा निश्चित रूप से उसकी इच्छाओं का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगी। तब तक एक सौदे की तो बात ही छोड़िए, भविष्य में वो सिंह इंडस्ट्रियल को भी खाली करने में सक्षम हो सकता है। उस निकम्मे दामाद की तो उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हालांकि लड़ने में सक्षम होने के बावजूद एक अनियमित रूप से हिंसक पागल व्यक्ति को 3 से 5 सुरक्षा गार्ड आसानी से संभाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाहर से आ रही चीख पुकार सुनकर लता मिश्रा ने भौएं चढ़ा लीं। अब जबकि वो सिंह इंडस्ट्रियल की उपाध्यक्ष थी, फिर भी रोहन शर्मा इतना निर्भीक था। पहले जब अजय शर्मा आसपास होता था तो वो कम से कम उसे भाभी कहकर बुलाता था, लेकिन अब वो सीधे उसके नाम से पुकार रहा था। बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने रोहन शर्मा को पहले भी देखा था और बिना ज्यादा पूछताछ किए उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। कंपनी का स्वामित्व हाल ही में बदला था और सुरक्षा गार्ड अभी तक इसके अनुकूल नहीं हो पाए थे। तो ये सचमुच तुम ही हो? रोहन शर्मा ने लता मिश्रा को देखा और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तुम सचमुच बाहर गए और नौकरी ढूंढ ली और वे सिंह इंडस्ट्रियल के उपाध्यक्ष भी बने। ये बिल्कुल सही है। हमारी शर्मा कॉरपोरेशन का सिंह इंडस्ट्रियल के साथ एक समझौता है जो हस्ताक्षर के चरण में है। मैंने अनुबंध में कुछ बदलाव किए हैं। मूल रूप से लाभ का बंटवारा 70-30 था। सिंह इंडस्ट्रियल 70% ले रहा था और हम 30% ले रहे थे, लेकिन अब हम 70% लेंगे, सिंह इंडस्ट्रियल 30% लेगा। जल्दी से इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। रोहन शर्मा का लता मिश्रा के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अनुबंध और एक कलम निकाली और कहा, आप सिंह इंडस्ट्रियल के बाहरी साझेदारी के प्रभारी उपाध्यक्ष हैं, आपके पास ये अधिकार होना चाहिए, है ना? लता मिश्रा ने रोहन शर्मा को उदासीन निगाहों से देखा और कहा, लगता है तुम्हें स्थिति समझ नहीं आ रही है। विक्रम सिंह, प्रिया शर्मा, चलो रात का खाना खाने चलते हैं। सुरक्षाकर्मियों, इन दोनों को बाहर निकालो। लता मिश्रा कभी एक मजबूत व्यवसायी महिला थीं और अगर प्रिया शर्मा न होतीं, अगर आप दादाजी शर्मा न होते, तो वो शर्मा परिवार की बकवास कभी बर्दाश्त नहीं करतीं। है लता मिश्रा, तुमने तो वाकई हिम्मत दिखाई है। क्या आपकी बेटी प्रिया शर्मा को चिकित्सा उपचार की आवश्यकता नहीं है? रोहन शर्मा ने व्यंग करते हुए कहा, जब तक तुम मेरे साथ सहयोग करोगे, मैं डॉक्टर को नियुक्त कर दूंगा। सेंट्रल अस्पताल के डॉक्टर लता ने स्वयं प्रिया शर्मा की सर्जरी की। आपको पैसों की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम भविष्य में मिलकर काम करें तो हम निश्चित रूप से शर्मा कॉरपोरेशन को समृद्ध बना सकते हैं, है ना? प्रिया शर्मा की बीमारी के लिए बड़े भाई की चिंता की जरूरत नहीं है, लता मिश्रा ने बेपरवाही से कहा। डॉक्टर अर्जुन अस्पताल की शिक्षिका डॉक्टर अर्जुन ने उसका इलाज कर दिया है। डॉक्टर अर्जुन? रोहन शर्मा ने प्रिया शर्मा को देखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो लड़की टहलने के लिए बाहर गई और पहले से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। पहले ही ठीक हो चुका है। असंभव। डॉक्टर अर्जुन अस्पताल की फीस बेहद महंगी है और डॉक्टर अर्जुन डॉक्टर को जरा भी सम्मान नहीं देता। लता, मैं आपके साथ कैसा व्यवहार कर सकता हूं? आपका पैसा कहां से आया? क्या ये चोरी हो गया था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हाल ही में घरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं। रोहन शर्मा दूसरों को फंसाने में वाकई माहिर था और ऐसा करते समय उसे जरा भी शर्म नहीं आती थी। बिल्कुल सही। इतनी गरीब माँ और बेटी जो घर किराए पर लेने का खर्च भी नहीं उठा सकती, डॉक्टर अर्जुन अस्पताल में इलाज कैसे करवा पाईं? हे, क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर अर्जुन तुम्हारी माँ और बेटी की सुंदरता पर मोहित हो गया हो, इसलिए तुमने बलिदान दिया? ये सुनकर लता मिश्रा क्रोधित हो गई। अपने संयम के बावजूद भी वो इसे और अधिक समय तक रोक नहीं सकती। उसने अर्जुन शर्मा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम दोनों बाप बेटे जानवरों से भी बदतर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अर्जुन शर्मा ने अपने गाल को छुआ जो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, तभी उसे फिर से चोट लगी, इस बार लता मिश्रा द्वारा। अतीत में लता मिश्रा ने कभी भी उसे मारने की हिम्मत नहीं की थी। अजय शर्मा के आसपास होने पर भी वो हिम्मत नहीं करती थीं। जब अर्जुन शर्मा उस पर झपटा तो वो सीधे किसी से टकरा गया और उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी पहाड़ से टकरा गया हो। वो जमीन पर गिर गया और दर्द से कराहने लगा। विक्रम, तुम फिर आ गए? जब अर्जुन शर्मा ने उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा तो वो क्रोध से भड़क उठा। रोहन शर्मा ने गुस्से से कहा, लता मिश्रा, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? सिंह इंडस्ट्रियल के उपाध्यक्ष बनने मात्र से क्या आपको लगता है कि आपको पंख लग गए हैं? तुम अजय शर्मा की मौत कैसे हुई ये मत भूलना।
क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुमसे निपट नहीं सकता? अब बस मेरी बात मानो और कम से कम तुम धन और यश का आनंद तो उठा ही पाओगे। थप्पड़। रोहन शर्मा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे ही चोट लगेगी। एक थप्पड़ ने उसकी आंखों में चमक ला दी। उसके चश्मे गिर गए। उसने मुड़कर उस व्यक्ति को देखा जिसने उसे मारा था, और ये वास्तव में विक्रम सिंह था, जिसे वो प्रिया शर्मा को अपमानित करने के लिए लाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरी सास के साथ बदतमीजी करोगे तो मार तुम्हारी ही पड़ेगी। अगर तुमने मेरी सास और पत्नी का फिर से अपमान किया, मानो या न मानो, मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम कल का सूरज न देख पाओ। विक्रम सिंह की बर्फीली आवाज सुनकर रोहन शर्मा कांप उठा। उसने विक्रम सिंह की ओर देखा, जिसकी आंखें शैतान जैसी लग रही थीं, जिसकी एक नज़र से ऐसा महसूस होता था मानो पूरा शरीर किसी बर्फीले तहखाने में गिर गया हो। उसके होठों पर जो अपशब्द आने वाले थे, उनमें से एक भी वो नहीं बोल सका। ये आदमी सचमुच एक शैतान था। आज वो अंगरक्षकों के साथ नहीं लाया था, वो उसे उकसा नहीं सकता था। रोहन शर्मा ने गहरी सांस ली और लता मिश्रा से कहा, छोटी बहन, तुम भी शर्मा परिवार का हिस्सा हो। तुम्हें अपने हर काम में शर्मा परिवार का ध्यान रखना चाहिए। आखिरकार शर्मा कॉरपोरेशन की स्थापना उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बिल्कुल शुरुआत से की थी। इसमें उसकी मेहनत, अजय शर्मा की मेहनत और आपकी मेहनत है। क्या आप वाकई शर्मा कॉरपोरेशन को पतन की ओर जाते हुए देखना चाहते हैं? अभी अभी मेरा रवैया खराब था। बड़े भाई होने के नाते ये मेरी गलती थी। कृपया इसे दिल पर ना लें। इस व्यक्ति ने अपने रवैये में पूरी तरह से आमूल-चूल परिवर्तन किया और अपने लहजे को पूरी तरह से नरम कर दिया, लेकिन उसकी आवाज में अब भी एक मजबूत धमकी थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। मनोभ्रंशता से पहले उस बुजुर्ग व्यक्ति ने वास्तव में अजय शर्मा के परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और उनकी रक्षा की। लता मिश्रा थोड़ी हिचकिचाईं। इस समय विक्रम सिंह ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, बेशक हम शर्मा कॉरपोरेशन को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आखिरकार मेरी प्रिया शर्मा के पास अभी भी 20% शेयरधारिता है। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो ये सरल है। मेरी प्रिया शर्मा को शर्मा कॉरपोरेशन में महानिदेशक के रूप में वापस आने दें और वो सहयोग के लिए जिम्मेदार होंगी। क्या? विक्रम सिंह के शब्दों से न केवल रोहन शर्मा और अर्जुन शर्मा स्तब्ध रह गए, लता मिश्रा और प्रिया शर्मा भी अचंभित रह गए। विक्रम सिंह का विचार काफी साहसिक था। असंभव, रोहन शर्मा और अर्जुन शर्मा ने एक स्वर में कहा। मैं तो मार्केटिंग विभाग का मैनेजर भी नहीं बन सकता और आप लोग इस बीमार सी बच्ची को जनरल मैनेजर बनाना चाहते हैं? अर्जुन शर्मा ने जोर से दहाड़ा। अगर ये स्वीकार्य नहीं है तो भूल जाइए। सुरक्षाकर्मियों, क्या आपने राष्ट्रपति लता मिश्रा की बात नहीं सुनी? इन दोनों को बाहर निकालो। अब से राष्ट्रपति लता मिश्रा की अनुमति के बिना किसी को भी उन्हें मनमानी ढंग से अंदर आने नहीं देना है, जब तक कि आप यहां काम करना नहीं चाहते। विक्रम सिंह ने पास खड़े कुछ सुरक्षा गार्डों पर उदासीन नजर डाली। अंत में सुरक्षा गार्डों को बात समझ आ गई। सिंह इंडस्ट्रियल को एक नया बॉस मिला था और उन्हें उसके अनुसार ढलने की जरूरत थी। कई सुरक्षा गार्ड बाघों की तरह झपटे, रोहन शर्मा और अर्जुन शर्मा को पकड़कर सीधे बाहर घसीट कर ले गए। लता मिश्रा, तुम बस इंतजार करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना मिर्च के गरम कड़ी नहीं खाऊंगा? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुम्हारे बिना ये सहयोग हासिल नहीं कर सकता? मेरे संपर्क तुम्हारे संपर्कों से कहीं ज्यादा व्यापक हैं। हे, मैंने कहा था कि तुम इसे हासिल नहीं कर सकते, इसलिए तुम नहीं कर सकते। विक्रम सिंह ने व्यंग्य करते हुए कहा, मानो वो अपनी भूमिका को भूल गया हो और अपने पुराने ठंडे और दबदबे वाले अंदाज में लौट आया हो। अध्याय 10। भाग्य एक रोलर कोस्टर की तरह है। आउच! रोहन शर्मा और अर्जुन शर्मा को दर्द से कराहते हुए बाहर फेंक दिया गया। लता मिश्रा, प्रिया शर्मा, तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा। वो बात कहने के बाद पिता और पुत्र निराश होकर चले गए। दामाद जी, आप प्रोफाइल में दिए गए विवरण से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं ना? चतुर लता मिश्रा ने विक्रम सिंह को देखकर मुस्कुराया। मैं तो हमेशा से इतना ही सुंदर रहा हूं। विक्रम सिंह हंस पड़ा। घमंडी? प्रिया शर्मा ने विक्रम सिंह को चुटकी काटते हुए कहा, लेकिन अंकल जी, आपने अभी अभी वाकई बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। स्वाभाविक रूप से आपके पति को थोड़ा प्रभावशाली होना ही चाहिए। माँ, चलो खाना खाते हैं। विक्रम सिंह हंस पड़ा। वे तीनों सिंह इंडस्ट्रियल परिसर के सामने स्थित फाइन डाइन रेस्टोरेंट में गए। लता मिश्रा उन्हें चिकन टिक्का और फ्रूट रायता खिला रही थीं। मुझे चिंता है, हम ऐसे अच्छे दिनों का आनंद कब तक ले पाएंगे? आज का दिन किसी सपने जैसा लगा। भोजन के बाद जब मिठाई आई तो लता मिश्रा ने कुछ घबराहट के साथ कहा। खुशी इतनी जल्दी आ गई थी कि उसे स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। माँ, चिंता मत करो, अगर सबसे बुरा भी हुआ तो मैं रोहन शर्मा को वो 2% शेयर दे दूंगा। हमारा 3 सदस्यीय परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। प्रिया शर्मा मुस्कुराई। विक्रम सिंह पटना में दामाद के रूप में साथ रहता था। इस जगह पर दामाद बेटी से भी ज्यादा कीमती होता था।
जिसे स्थानीय लोग आधा बेटा मानते थे। विक्रम सिंह, तुम मुझे और प्रिया शर्मा को अपने माता पिता से मिलवाने कब ले जाओगे? अब आपकी शादी हो चुकी है, दोनों पक्षों के बड़े बुजुर्ग अभी तक मिले बिना नहीं रह सकते, लता मिश्रा ने अचानक कहा। उसका इस बात को उठाना इस बात का संकेत था कि वो वास्तव में विक्रम सिंह को स्वीकार करना शुरू कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि विक्रम सिंह वास्तव में कौन था, लेकिन उसके और प्रिया शर्मा के प्रति उसके रवैये ने उसके दिल को परिवार की तरह सुकून दिया था। अजय शर्मा और दादाजी शर्मा के अलावा उसे लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं हुआ था। ठीक है, विक्रम सिंह ने बुजुर्गों की बैठक के विचार का विरोध नहीं किया, क्योंकि यहाँ तक कि उनके अपने भाई और भाभी भी उनकी असली पहचान नहीं जानते थे। उन्हें बस इतना पता था कि वो बहुत अमीर था। इससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन इससे पहले, प्रिया शर्मा, आपको शर्मा कॉरपोरेशन में नौकरी संभालने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। महाप्रबंधक का पद आपका है। विक्रम सिंह ने प्रिया शर्मा की ओर देखा। अंकल जी को किसी को खुश करना बहुत अच्छे से आता है। प्रिया शर्मा ने विक्रम सिंह की बातों को दिल पर नहीं लिया, इसे महज एक दिलासा समझा और हंसकर टाल दिया। रोहन शर्मा उन्हें कंपनी से बाहर निकालने में कामयाब हो गया था। भला वो उन्हें वापस कैसे आने देता? जहां तक सिंह इंडस्ट्रियल और शर्मा कॉरपोरेशन की साझेदारी का सवाल है, सच तो ये है कि व्यापार जगत में हित सर्वोपरि होते हैं। यदि शर्मा कॉरपोरेशन रियायतें देने को तैयार होती, तो सिंह इंडस्ट्रियल संभवतः अभी भी उनके साथ सहयोग करती। इसके अलावा रोहन शर्मा गलत नहीं था। शर्मा परिवार के व्यापक संपर्क थे और उनके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना आसान होना चाहिए जो उनकी मदद कर सके। विक्रम सिंह बहुत भोला था। पिता और पुत्र रोहन शर्मा गंभीर भावों के साथ शर्मा परिवार के घर लौट आए। अर्जुन शर्मा ने अपनी लग्जरी कार को 2-3 बार गुस्से में लात भी मारी। अमीर लोग बेशर्मी से काम कर सकते थे। अगर उसने नियम तोड़ा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार उसके पास पैसा था। पिताजी, चलिए कुछ लोगों को किराए पर लेते हैं और एक और कार दुर्घटना का नाटक करते हैं ताकि विक्रम सिंह इस दुनिया से गायब हो जाए। अपने कमरे में वापस आकर अर्जुन शर्मा ने गुस्से से कहा, मजाक करना बंद करो। ऐसा एक बार भी करना बहुत खतरनाक साबित हुआ है। अगर हमने दोबारा किया और इसका पता चल गया तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोहन शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, वो आदमी तो बस एक अमानवीय व्यक्ति है, उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो वास्तव में लड़ सकता है। उसकी निगाहों ने भी मुझे चौंका दिया। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो अकेले में इस विक्रम सिंह से संपर्क करे और उसे पैसे का लालच देकर रिश्वत दे। मुझे ये मानने से इनकार है कि ये कंगाल व्यक्ति पैसे के लालच का विरोध कर सकता है। अगर हम उसे अपने लिए काम करने पर मजबूर कर लें तो उस माँ और बेटी का खेल खत्म है। ठीक है पिताजी। अर्जुन शर्मा ने इस पर विचार किया और सहमत हो गया। विक्रम सिंह एक दुर्जय योद्धा था और अगर वे उसे अंगरक्षक के रूप में अपने पक्ष में कर लेते तो ये काफ़ी फायदेमंद होता। साझेदारी के बारे में क्या? आप वाकई में प्रिया शर्मा को महाप्रबंधक के रूप में वापस लाने की योजना बना रहे हैं? मेरी माँ इस समय उसी स्थिति में है। रोहन शर्मा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। वे सपने देख रहे हैं। क्या वे सोचते हैं कि उनके बिना पृथ्वी घूमना बंद कर देगी? बॉस चंद्रा अब सिंह इंडस्ट्रियल में नहीं है, लेकिन मैं वहाँ के कई शेयर धारकों से परिचित हूँ। मैंने शुरुआत में इन्हें अपने तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा किया था, जिसका उद्देश्य सिंह इंडस्ट्रियल पर कब्जा करना था। अब मुझे इन्हें खेल में उतारना होगा। ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और कई नंबर डायल किए। चारों शेयर धारकों के पास मिलकर सिंह इंडस्ट्रियल का 40% हिस्सा था। उनके पास काफ़ी प्रभाव था, इतना कि वे अध्यक्ष को बर्खास्त करने के लिए पर्याप्त न होने पर भी धमकी दे सकते थे। इन चारों लोगों को तैयार करने में उन्होंने कई वर्ष बिताए थे और इसके लिए उन्हें काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। काफ़ी धन और आशीष उपहार में मिले थे। इसके अलावा जब सिर्फ उनके लिए आवाज़ उठाना ही काफ़ी था, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे मदद ना करें। पिताजी, ये मामला सुलझ जाने के बाद हमें उस माँ और बेटी से कैसे निपटना चाहिए? क्या मैं उनकी देखभाल कर सकता हूँ? मेरा एक भाई है जो इस तरह का कारोबार करता है। क्यों ना हम इन्हें सीधे विदेशों में बेचें? माँ और बेटी दोनों ही खूबसूरत है, उनकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। तुम तय करो। रोहन शर्मा ने भी व्यंग्य किया। हमारी अवहेलना करने की हिम्मत करने वालों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। फ़ोन वापस आने का इंतजार करते हुए पिता और पुत्र ने इस पर चर्चा की कि लता मिश्रा और उसकी बेटी से कैसे निपटना चाहिए। एक पल में फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ बैठे शेयरधारकों में से एक था सिंह इंडस्ट्रियल के 10% से अधिक हिस्से के मालिक, एक प्रमुख शेयरधारक। रोहन शर्मा मुस्कुराया और बोला, यह तय हो जाना चाहिए, चाहे सिंह इंडस्ट्रियल का मालिक जो कोई भी हो, लक्ष्य पैसा कमाना ही है ना? वे सिर्फ लता मिश्रा की वजह से हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि फ़ोन उठाते ही रोहन शर्मा के कुछ बोलने से पहले ही दूसरी तरफ से गालियों की बौछार शुरू हो गई।
रोहन शर्मा, राष्ट्रपति लता मिश्रा बाहरी साझेदारियों के प्रभारी हैं। आपको ऐसे मामलों पर राष्ट्रपति लता मिश्रा से बात करनी चाहिए। मैं अब सिंह इंडस्ट्रियल में नहीं रहता और मैं कुछ और दिनों तक शांति से रहना चाहता हूं। चलिए अब से मान लेते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। इतना कहने के बाद कॉल कट गई। रोहन शर्मा को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। तभी एक और कॉल आ गई। शब्द लगभग एक जैसे थे। आखिर व्यक्ति को देखकर रोहन शर्मा अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। ये क्या है? तुमने मुझसे इतनी सारी अच्छी चीजें छीन लीं और इस छोटी सी मदद में भी हाथ नहीं बटाओगे? रोहन शर्मा, क्या तुम में शिकायत करने की हिम्मत है? आपकी मदद करने के लिए हमने अपने शेर खो दिए। अब क्या जो चीजें आपने हमें दीं, क्या वे हमारे हिस्से के लायक थीं? अलविदा। दूसरी तरफ से आ रही आवाज और भी ज्यादा गुस्से भरी लग रही थी। रोहन शर्मा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। आखिर हो क्या रहा था और उसके सावधानी से निवेश किए गए गुप्त हथियार किसी और ने इतनी आसानी से कैसे नाकाम कर दिए थे? या हो सकता है कि उसने अनजाने में इन चारों को बेनकाब कर दिया हो। ऐसा लगता है कि हमें आपकी मां से फिलहाल जनरल मैनेजर पद से इस्तीफा देने के लिए कहना पड़ सकता है। रोहन शर्मा ने आह भरी, मानो वे पल भर में ही कई साल बूढ़ा हो गया हो। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि पर्दे के पीछे से कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ नियंत्रित कर रही है। वह इस चुनौती के सामने पूरी तरह से बेबस था, बेहद डरावना। पिताजी, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? मेरी मां किसी तरह जनरल मैनेजर बनने में कामयाब हो गई हैं और ये आसान नहीं था। कई लोग पहले से ही उनकी नियुक्ति से असहमत हैं और हम पर भाई भतीजावाद का आरोप लगा रहे हैं। अगर हम उन्हें पद से हटा देते हैं तो उन्हें उस पद पर वापस लाना मुश्किल होगा। अर्जुन शर्मा ने कहा। तो फिर आप क्या करने का सुझाव देते हैं? रोहन शर्मा भी गुस्से से आग बबूला हो गया। मुझे उस कमीनी लता मिश्रा से ऐसी चालों की उम्मीद नहीं थी। 40 वर्ष की एक महिला जो अभी भी लोगों को उसी तरह से अपने जाल में फंसाने में सक्षम है। सिंह इंडस्ट्रियल के नए बॉस तेजस्विनी होटल के मैनेजर हैं, जिनका नाम जगदीश है और उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। वे उसके मोहक आकर्षण का सामना नहीं कर सके।